नमस्कार। आज हम लिनन की खेती और उसके उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं विनीता कोठारी आपका इस क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज लिनन हम जानते हैं कि एक वानस्पतिक रेशा है और इसे पेड़ के तने से प्राप्त किया जाता है। यह एक वार्षिक पौधा है और इसका प्राप्त करने का मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक बीज प्राप्त करने हेतु और दूसरा रेशा प्राप्त करने हेतु। रेशे को प्राप्त करने के लिए लिनन दो किस्म के होते हैं, एक नीले फूल वाले लिनन और दूसरे सफ़ेद फूल वाले लिनन। नीले फूल वाले लिनन से उत्तम कोटि व अत्यधिक सुंदर महीन बारीक रेशे प्राप्त होते हैं, जबकि सफ़ेद फूल वाले लिनन से हमें निम्न श्रेणी के खुरदरा मोटा रुक्ष परंतु मजबूत रेशा प्राप्त होता है। लिनन को प्राप्त करने के लिए उसकी खेती करते वक्त हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जलवायु समशीतोष्ण नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सेकंड, मिट्टी भुरभुरी अर्थात सिल्ट सॉइल जिसे हम कहते हैं और गहरी उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि को जोत कर अच्छी तरह से तैयार करना भी इसके लिए आवश्यक होता है। थर्ड, वाटर या पानी साफ और मृदु पानी की इसमें आवश्यकता होती है। कठोर पानी से रेशे के रंग और गुण बिगड़ जाते हैं। बुवाई फ्लैक्स की बीज की बुआई यूजुअली अप्रैल मई के माह में की जाती है और इसकी फसल पककर अगस्त माह में तैयार हो जाती है। लिनन के पौधे की देखरेख अति आवश्यक है, क्योंकि इसको यदि सावधानी पूर्वक नहीं किया गया और बहुत से वीड्स वगैरह वहाँ पर पनप गए तो इससे रेशे की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह ध्यान रखा जाता है कि रेशे के आसपास और अतिरिक्त टहनियाँ न निकले। उन टहनियों को तोड़ दिया जाता है जिससे रेशे लंबे प्राप्त होते हैं। यूजुअली 5 या 6 इंच के लंबे होते ही इनकी निराई और गुड़ाई प्रारंभ कर दी जाती है। रेशे की गुणवत्ता एक्चुअली लिनन की किस्म, मिट्टी, जल वायु आदि पर निर्भर करती है। अनुपयुक्त एवं गर्मी मौसम के चलते पतले तने प्राप्त होते हैं और उससे हमें निम्न श्रेणी का रेशा प्राप्त होता है। लिनन को प्राप्त करने के लिए हमें नेक्स्ट प्रोसेस आती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहला कार्य जो किया जाता है वह है फसल का उखाड़ना, अर्थात लिनन के पूरे पौधे को पेड़ समेत उखाड़ा जाता है। जड़ के साथ पूरे पेड़ को उखाड़ा जाता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि हमें लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। इन रेशों को काटा नहीं जाता एक्चुअली, क्योंकि इससे रेशे डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। सेकेंड प्रोसेस इसके अंतर्गत आता है सफाई करना और सुखाना। इन रेशों को धूप के अंदर बंडल्स बनाकर सुखा दिए जाते हैं, जिससे उसकी पत्तियां आदि खिल जाती हैं और केवल टहनियाँ, सूखी टहनियाँ शेष रह जाती हैं। इन शेष टहनियों को पुनः वापस बंडल्स बना लिए जाते हैं और इन बंडल्स को बनाने के बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसे हम रेटिंग कहते हैं या गलाना कहते हैं, वह प्रक्रिया करी जाती है। गलाना वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत तनों के बंडल्स को पानी के अंदर भिगोया जाता है, जिस पर फर्मेंटेशन से जीवाणु पनपते हैं और उसका ऊपरी सतह, तने का ऊपरी सतह नष्ट हो जाता है और रेशे मुक्त हो जाते हैं। इन्हें 3 या 4 विधि के माध्यम से हम कर सकते हैं। पहला, पानी के द्वारा गलाना, अर्थात इन्हें बहते जल या पॉन्ड्स के अंदर, स्थिर जल के अंदर रख दिया जाता है। बंडल्स को डुबो कर रख दिया जाता है। इन बंडल्स को पत्थरों के सहारे बांध दिया जाता है, जिससे कि बंडल्स पूरी तरह पानी के अंदर डूबे हुए रहे।
धीरे धीरे इन बंडल्स के पानी में डूबे रहने से खमीरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे ऊपरी सतह नष्ट हो जाती है और लिनन के रेशे मुक्त हो जाते हैं। इन्हें बहते जल के अंदर नहीं रखा जाता है, क्योंकि बहते जल से खमीरीकरण की प्रक्रिया प्रॉपर नहीं होगी और रेशे को डैमेज हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस इसी रेटिंग प्रोसेस या गलाने की प्रक्रिया ओस या ड्यू रेटिंग कहलाती है। इसमें जिन प्रदेशों के अंदर ओस और गर्मी अधिक होती है या ठंड अधिक पड़ती है, उन पौधों को गलाने की प्रक्रिया ओस में रख दी जाती है। 19 से 22 दिन के अंदर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। रात में ओस में पड़े रहने पर रेशे गल जाते हैं और सुबह या दिन में तेज़ धूप में रेशे सूख जाते हैं और इस प्रकार फलतः ऊपरी छाल मुलायम हो जाती है और रेशे से तने अलग हो जाते हैं। ओस में गलाने हेतु हमें बार बार रेशे के बंडल को पलटना आवश्यक हो जाता है, ताकि सभी पौधे एक समान गलने की प्रक्रिया हो सके। तीसरी विधि इसमें रासायनिक विधि आती है। इस विधि के तहत विभिन्न रसायनों को इसमें उपयोग किया जाता है। रेशों को गलाने के लिए इसमें सोडा ऐश, ऑक्सैलिक एसिड और कॉस्टिक सोडे को गर्म पानी में डालकर घोल तैयार किया जाता है और इस घोल के अंदर रेशे के तने को छोड़ दिया जाता है, जिससे खमीरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। परंतु यह बड़ी सावधानी पूर्वक करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यदि इसमें केमिकल्स का रेशो या मात्रा बिगड़ जाती है, तब रेशे के नष्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी विधि यांत्रिक विधि है। इस यांत्रिक विधि के तहत एक लकड़ी के बने पात्र के अंदर, जिसमें 75 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल भरा जाता है, उसमें पानी डाला जाता है। इसी पात्र में पौधे को गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। अत्यधिक ताप के कारण छाल गल जाती है। फिर इन रेशों को एक मशीन के द्वारा बेलनों से गुजारा जाता है और उसके पश्चात इन्हें साफ पानी से धो लिया जाता है। इस प्रक्रिया को पॉमनल्स प्रोसेस कहते हैं और इन चारों प्रक्रियाओं से हमें रेशे प्राप्त हो जाते हैं। जब रेशे प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें तोड़कर या कूटकर रेशों को अलग किया जाता है। गलाने की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात तनों को सुखाया जाता है। इसके पश्चात इन्हें लोहे के बेलनों के बीच से गुजारा जाता है अथवा मूठ से दबाया जाता है, जिससे कठोर भाग टूट जाता है और रेशे अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ब्रेकिंग कहते हैं। इसके पश्चात हाथ अथवा मशीन की सहायता से रेशे अलग किए जाते हैं, जिसे हम स्कूचिंग प्रक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को करने से हमें योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्राप्त रेशों को चमक, लंबाई और रंग की आधार पर विभिन्न श्रेणियों में छांटकर अलग किया जाता है। लंबे रेशों से उत्कृष्ट वस्त्रों का तैयार किए जाते हैं, जबकि छोटे रेशों से निम्न कोटि के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। रेशे चमकदार, चिकने, मुलायम और छूने पर ठंडे महसूस होते हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट प्रक्रिया इसके अंतर्गत करी जाती है वह है कंघी करना या सफाई करना, अर्थात कोम्बिंग और हैकलिंग की प्रक्रिया करी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत लंबे रेशों को छोटे रेशों से अलग किया जाता है। इसके लिए लोहे की बनी कंघियों का उपयोग किया जाता है और जिसके दांते दूर दूर होते हैं। इनके बीच से जब रेशे निकाले जाते हैं तो लंबे रेशे अलग हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं और लंबे रेशों को हम लाइन कहते हैं और जो छोटे रेशे रह जाते हैं उन्हें हम टो कहते हैं। रेशे के स्वरूप में व्यवस्थित किया जाता है। कंघी करने के पश्चात रेशों के अंदर जो अशुद्धियाँ होती है वे दूर कर ली जाती हैं और स्वच्छ रेशे हमें प्राप्त होते हैं। हैकलिंग विधि से लंबाई और बारीकी का ज्ञान प्राप्त होता है।
इस विधि से मोटे और छोटे रेशे, लंबे और बारीक रेशे को अलग किया जाता है। लंबे रेशे उत्तम श्रेणी के रेशे होते हैं और छोटे रेशे निम्न श्रेणी के लिनन अथवा मिश्रित धागों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। जब रेशे इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं तो उनसे सूत तैयार करने का कार्य किया जाता है, जिसे हम स्पिनिंग कहते हैं। एक्चुअली इनमें इलास्टिसिटी की कमी होती है, टेनेसिटी की कमी होती है, तन्यता की कमी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलेपन की कमी होती है। अतः इन रेशों की कताई करना अत्यंत मुश्किल कार्य होता है। सीधे सुलझे स्वच्छ और व्यवस्थित रेशों को एक स्प्रेडर नाम की मशीन पर कताई की जाती है। इन रेशों को एक छोरों से दूसरे छोर पर मढ़ा जाता है और फिर इनको रोलर को हल्के हाथों से घुमाया जाता है और इस प्रकार पूनियाँ तैयार कर ली जाती है। यूजुअली रेशों को कताई करते समय मॉइस्चर की अति आवश्यकता होती है, अर्थात रेशों को नम अवस्था के अंदर काटा जाता है, कताई की जाती है, जिससे कि रेशे टूटे नहीं। बारीक, कोमल और चिकने रेशे एक समान रेशे बनाने के लिए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रखा जाता है। इसके बाद जब रेशे सूखी अवस्था में काटे गए रेशे से हमें मोटे, खुरदरे और कम चमक वाले रेशे हमें प्राप्त होते हैं, जिससे मोटे, सस्ते और भारी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अब जब कतपूनियाँ तैयार हो जाती हैं तो नेक्स्ट इसका प्रोसेस आता है, वह है बुनाई का प्रोसेस। अगेन इसमें हम कहते हैं कि रेशे के अंदर तन्यता अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और प्रत्यास्था का अत्यंत अभाव होने के कारण वस्त्र को बुनना एक समस्या है। वस्त्र को बुनते समय धागों पर दबाव और झटके पड़ते हैं, जिससे वस्त्र धागे टूटने का डर रहता है। अतः लिनन के वस्त्र को बुनने से पहले एक लंग लगाया जाता है, ड्रेसिंग करी जाती है या लेप किया जाता है, जिससे कि रेशों को वातावरण नमी युक्त हो जाता है। उसके पश्चात ही बुनाई पॉसिबल हो सकती है। लिनन के वस्त्रों में पायल बुनाई करना असंभव है। ट्विल बुनाई का ही इसमें उपयोग किया जाता है। बुनाई प्रक्रिया में जैकर्ड, सादा, साटिन और सैटिन बुनाई इसमें यूजुअली की जाती है। फूल या नमूने की बुनाई के लिए सैटिन का प्रयोग किया जाता है। जब बुनाई से वस्त्र तैयार हो जाता है तो तैयार वस्त्र को पश्चात उस पर परिसज्जाएं करी जाती है, जिससे वस्त्र के अंदर निखार आता है। लिनन के रेशे को प्राकृतिक रूप में पीलापन लिए होता है, अतः उसको विनंजक या ब्लीच करना आवश्यक हो जाता है। प्राकृतिक रूप से इसमें ब्लीच यूज़ किया जाता है और उसमें इस रेशों या वस्त्र को जो बनते हैं उसे घास पर फैला दिया जाता है। रासायनिक विधि से भी इसमें कुछ ब्लीच किए जा सकते हैं, परंतु उनसे रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। चिकना करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस या फिनिश जो इसके ऊपर करी जाती है वह है बीटिंग की प्रोसेस। लिनन के सतह पर रोए नहीं होते। अगर रोए उठा दें तो समझना चाहिए कि लिनन का वस्त्र टो या छोटे रेशों से या मिश्रित धागों के निर्माण से बना है। विशुद्ध लिनन का जो रेशा से तैयार वस्त्र जो होते हैं उनमें कभी भी रोए नहीं उठते हैं। यह लिनन की खासियत है। लिनन को में रंगाई करने के लिए एक्चुअली नॉन पोरस और ब्रिटल होता है, अतः इसमें जो ब्लीच और रंगों का प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। धागों को रंगने से पूर्व उन्हें कड़ा ब्लीच करना आवश्यक होता है। हार्ड ब्लीचिंग से रेशे हमारे नष्ट होने के चांसेस रहते हैं। अतः लिनन को जहाँ तक होता है श्वेत या प्राकृतिक रंग के अंदर ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार लिनन जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है वह चमकदार और कोमल होता है।
सौंदर्य से परिपूर्ण और मजबूत होता है। अतः प्राकृतिक रंगों से निर्मित वस्त्र ही हमें लिनन की खरीदारी करने में बुद्धिमानी होती है। लिनन को शिकन प्रतिरोधकता में डाला जाता है। लिनन में रेजिलियंसी के गुण आ जाते हैं। इस प्रकार हम लिनन के माध्यम से वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।